नाज़रीन, हमारे साथ हैं मुमताज़ सहाफ़ी, आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी आरिफ़ा ख़ानम शिरवानी, जो आज यहाँ पर हैदराबाद में मंथन के संवाद में शिरकत के लिए आई थी। हम सीधे उनसे बग़ैर किसी तमहीद और ताख़ीर के सीधे उनसे ये सवाल करते हैं कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जिस किस्म का कंटेंट मवाद पेश किया जा रहा है, उससे नौजवान नस्ल पे क्या असरात पड़ेंगे? आप पूछ रहे हैं कि जो डिजिटल मीडिया है जी, उसमें जी। देखिए, डिजिटल मीडिया वही किरदार अदा कर रहा है जो हमारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया का काम था। जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है तो मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल में हमने ये देखा है कि बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, बहुत सारे हमारी जमहूरियत है, हमारा जो आइन है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। लेकिन एक दो जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनमें ये भी हुआ है कि अब एक बहुत हंसता खेलता और बहुत ही तंदुरुस्त एक डिजिटल मीडिया है हमारे पास, और उस डिजिटल मीडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है कि ये कोई एक दो लोग नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में अब लोग डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे अल्टरनेटिव के तौर पर उभर कर आया है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम तरह की ख़बरें दबाने की कोशिश कर रहा था। अब डिजिटल मीडिया पर भी, उसमें भी तरमीमात जो है, अमेंडमेंट्स की और नए क़वायद और नए क़वानीन लाने की कोशिशें की जा रही है कि तो क्या ये इसको वो आज़ादी को सलब करने की कोशिश समझा जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अकेला चैलेंज जो मिल रहा है अभी हमारी हुकूमत को, वो सिर्फ अल्टरनेट मीडिया से मिल रहा है। चाहे किसानों का आप मूवमेंट देखिए, चाहे आप शाहीन बाग का मूवमेंट देखिए, चाहे अभी आप देख लें जो ये तमाम कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, नौकरियों का आप जिक्र कर लें, JNU, AMU, जामियात, यानी तमाम जो लोग जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उस सबको दबाने का काम करता है ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। और उसको इन मुद्दों के बारे में फिर भी हमें पता चल रहा है तमाम तरह से दबाने के बावजूद। इसकी सिर्फ अकेली वजह ये है कि चूँकि हमारे पास अब ये डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी वजह से हमें ख़बरें पता चल रही हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में यहाँ करीब 1,500 के आसपास अखबार और पीरियडिकल्स निकलते हैं। 1,500 नहीं, 1,20,000 के आसपास अखबार और पीरियडिकल्स। इसके अलावा 500 के आसपास हमारे पास न्यूज़ चैनल्स हैं। लेकिन इन सब का काम ऐसा लगता है कि अब ये हो गया है कि ख़बर दबानी कैसे है, यानी तनख्वाह आपको ख़बर देने के लिए नहीं, ख़बर छिपाने के लिए मिल रही है। ऐसे में जो डिजिटल मीडिया का स्पेस है वो बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इसको हर तरीके से दबाने, कुचलने, ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, वो हमें आज़माएंगे, हम उन्हें आज़माएंगे। एक शख्सी सवाल है आपसे मेरा कि ये मौजूदा माहौल में कहीं पे जस्टिस लोहिया की जो है वो मौत हो जाती है मुश्तबा हालात में, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते मुसलसिल पेश आ रहे हैं 2014 के बाद से। तो इन हालात में बेबाकी के साथ आप जो सहाफ़ती उसूल और अक़दार को निभा रहे हैं, तो उससे क्या आपको कभी डर होता है? इसके अलावा ऑप्शन क्या है? आप मेरी हिम्मत की बात कर रहे हैं, आप उन लोगों की हिम्मत की बात कीजिए जो सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं, जिनकी पान की दुकान है, जो इस ख़तरनाक माहौल में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, जो घर बना रहे हैं। क्या उनके पास उम्मीद नहीं है? आप घर कब बनाते हैं? अपने बच्चों को स्कूल कब भेजते हैं? जब ये सोचते हैं कि ये बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होगा, नौकरी पर जाएगा, अपनी ज़िंदगी बनाएगा। मैं सलाम करती हूँ उन करोड़ों लोगों की हिम्मत को, उन हिंदुस्तानियों की हिम्मत को जो इस तरह के तमाम जो जबर करने वाली हुकूमतें हैं और जबर करने वाली पार्टियाँ हैं, इन सब का मुकाबला कर रहे हैं। उनसे थोड़ी सी हिम्मत मैं भी चुरा लेती हूँ और उसी से अपनी सहाफ़त करती हूँ। यकीनन, जैसा कि आपने कहा कि जो ठेला बंडी, जो गरीब लोग हैं, पसमानदा दबे कुचले लोग हैं, तो इन्हें जो है रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करने की ज़िम्मेदारी हुकूमतों की होती है। बिल्कुल उनकी होती है, और ये सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, उनका फ़र्ज़ है। ये उनका संवैधानिक धर्म है कि उन्हें ये काम करना है। उन्होंने ये शपथ ली है, कसम खाई है उन्होंने कि वो बिना फ़र्क के किए हुए तमाम तरह की स्कीमों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। मगर देखा ये जा रहा है कि 2014 के बाद से जो है वो जो जमहूरी जो जिम्मेदारियां हैं, वो उन जिम्मेदारियों को निभाने में मौजूदा जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। नाकाम हो रही है, और वो हुकूमत जिसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की ज़िम्मेदारी है, वो दिन और रात इस तरह के काम कर रही है कि उसका कत्ल किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, इस जमहूरियत को, इस आइन को, और वो तमाम जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, वो हिंदुस्तान नाम का जो ख्याल है कि क्या है हिंदुस्तान, उसी को ख़त्म करने की। जो हमारे नेशन बिल्डर्स थे,
مولانا آزاد تھے, مہاتما گاندھی تھے, جواہر لال نہرو تھے, امبیڈکر صاحب تھے, اور بہت سارے ایسے لوگ, درجنوں کی تعداد میں وہ لوگ جنہوں نے خواب دیکھا تھا. ہندوستان ایک خواب ہے, دن رات اس خواب کو کچلنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ اس میں ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فی الحال جو موجودہ ماحول بنایا جا رہا ہے, ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے, اس سے باہر نکلنے کے لیے وہ لوگوں کو جس کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ڈرنا, اس کو میں کہتی ہوں ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. ہمارے ساتھ ایک ذہنی جنگ چھیڑی جا رہی ہے, چاہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بات ہو یا یہاں کے دبے کچلے جو اور دوسرے لوگ ہیں ان کی بات ہو. کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 20 کروڑ لوگوں کو کسی سمندر میں پھینک دیں گے. کیا انہیں دیش نکالا کر دیں گے؟ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے مستقبل میں آپ کا اتنا ہی حق ہے, آپ اتنے ہی بڑے دعوے دار ہیں جتنا آپ کا پڑوسی ہے یا جتنا کوئی اور بھی ہے. ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ کا آئین ہے, اس نے آپ کو حقوق دیے ہیں. آپ تمام طرح کی اس مشینری کا استعمال کیجیے, آگے بڑھیے. یقیناً یہ جو ایک بہترین مشورہ ان لوگوں کے لیے تھا, اس ملک کے اقلیتوں, خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تھا, جو یہ کوشش, جنہیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, انہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آئینی حقوق کا صحیح استعمال کرنے کا عارفہ خانم شیروانی نے مشورہ دیا ہے. حیدرآباد سے سید اسماعیل ذبیح اللہ, سیاست ٹی وی.